Hey everyone, a very warm welcome to The Layman Way, जहाँ पे हम करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं अगस्त मंथ के फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 और हम इसमें साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से और ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, डू नॉट forget to like, share, subscribe and also recommend the video to your friends and press the bell icon so that you get notified for our future videos. And एक और इम्पॉर्टेंट बात कि एक वीडियो और आएगा जिसमें देर इज़ अ वेरी बिग अनाउंसमेंट फॉर ऑल आर व्यूअर्स जो हमारी लेमैन वे कम्युनिटी में हैं, तो प्लीज़ डू वॉच दैट एज वेल, राइट। तो चलिए, इस लेक्चर में हम नहीं करेंगे, इस लेक्चर में सिर्फ पढ़ाई करेंगे, तो वो वाला वीडियो आप अलग से देख लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं, दैट इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन। ये क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि फिजिसिस्ट जो हैं कैलिफोर्निया में, उन्होंने एक फुटबॉल जैसे जितना बड़ा फुटबॉल का फील्ड होता है ना, उतना बड़ा उन्होंने लेज़र साइज़ के 3 ऐसे लेज़र्स कंसनट्रेट करके उतनी ही हीट जनरेट करी है जितनी फ्यूजन में जनरेट होती है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट करी है। ये सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि फ्यूजन से इतनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है कि हम पूरे वर्ल्ड के एनर्जी नीड्स को बहुत ही ईजिली मीट कर सकते हैं, है ना। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि व्हाट इज़ फ्यूजन, है ना। तो हम पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ फ्यूजन। तो फ्यूजन क्या होता है? जब ये आप वीडियो देखो जिसमें एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ जाता है और एक बड़ा एटम बना देता है, मतलब एक बड़ा हैवी मॉलिक्यूल बना देता है ना। तो क्या होता है फ्यूजन में कि ये जो आप देख रहे हो 2 लाइटर न्यूक्लियाइज आपस में मिलके एक हैवी एटॉमिक न्यूक्लियाई बना देते हैं, है ना। और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। जैसे आप देख रहे होगे कि ये जब दोनों मिल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम फ्यूजन। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है फ्यूजन प्रोसेस? क्योंकि जो हमारा सन है ना, सन जो है वो कैसे हीट एनर्जी रिलीज़ करता है, दैट इज़ द सेम प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड फ्यूजन। तो सन जो है, सन में भी न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा होता है ना। अब आप बोलोगे कि यार न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे हो रहा होता है? तो लेट्स विजुअलाइज दिस स्टफ कि न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे हो रहा होता है, ठीक है। तो ये देखो, अब इसमें क्या है, सन में क्या होता है, सन में हाइड्रोजन और हीलियम, है ना। हाइड्रोजन और हीलियम के जो एटम्स होते हैं ये आपस में कोलाइड करके फ्यूज हो रहे होते हैं। जैसे ये देखो, ये दिख रहा है ना आपको, ये छोटे छोटे एटम्स दिख रहे हैं ना, ये मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, ये लोग आपस में फ्यूज होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, है ना, जिससे खूब ज़्यादा हीट रिलीज होती है ना। तो ये देखो, जब ये दोनों मिलके कंबाइन कर रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा ये येलो येलो कलर की लाइट आ रही है, दिस इज हीट, है ना। इससे ही जो सन है हमारा, यही सेम प्रोसेस हो रहा होता है। ऐसे खूब सारे जब एटम्स आपस में फ्यूज करते हैं तो दैट फॉर्म्स द सन। तो आप देख रहे होगे कि ये जो सन है इसमें इस टाइप के फ्लेयर्स आते हैं। ये कहाँ से आते हैं? क्योंकि एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कंटिन्यूसली चलता रहता है, जो ये बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है ना, ये इस टाइप से फ्यूज होकर एकदम से हीट जनरेट करते हैं। दैट इज हाउ आवर सन वर्क्स, है ना। समझ में आ रहा कैसे होता है? तो ये हमने देख लिया, ठीक है। तो इस टाइप से जो हमारा फ्यूजन है वो काम करता है ना, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब उसके बाद दूसरी आर्टिकल इज अबाउट लाइडार। व्हाट इज लाइडार? लाइडर इज, नाम से ही देख लो, ये शॉर्ट फॉर्म है किसका? LI इज फॉर लाइट, ठीक है, D इज फॉर डिटेक्शन एंड A फॉर एंड और R फॉर रेंजिंग, ठीक है। लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो नाम से क्या पता चल रहा है कि लाइट का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लाइट का हम इस्तेमाल करेंगे कुछ रेंज डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। रेंज मतलब डिस्टेंस डिटरमाइन करने के लिए, है ना। उसी मेथड को हम बोल रहे हैं लाइडार। तो इस लाइडर में क्या होता है एग्जैक्टली जो इसका नाम सजेस्ट कर रहा है वही होता है। लाइडर में बेसिकली क्या होता है, हम लेजर्स का यूज़ करते हैं बहुत बड़े डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए, बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में। कैसे हो सकता है ये? तो देखो, आपने मैथ्स में बेसिक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। एक मिनट, जस्ट मिनट, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये पढ़ा है हमने, है ना। अब यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं? यहाँ पे हम लाइट यूज़ कर रहे हैं। तो लाइट की स्पीड हमको पता है कितनी होती है ना, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हमको ये स्पीड मालूम है ना। हमको बस क्या निकालना है, हमको ये टाइम निकालना है कि ये लाइट के जाके आने का कितना टाइम है। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, आई एम स्टैंडिंग हेयर, है ना, और आप मार्स पे हो, ठीक है। लेट्स से आप मार्स पे हो, मैं अर्थ पे हूँ। तो मेरे को अब ये डिस्टेंस निकालना है कि मेरे और आपके बीच में कितना डिस्टेंस है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक लेज़र मारूंगा यहाँ पे, है ना। मैं एक लेज़र मारूंगा, ये लेज़र आपके पास आएगी, आपसे टकराएगी और फिर ये रिफ्लेक्ट होकर बैक मेरे पास आएगी, ठीक है।
फिर जैसे ही ये मेरे पास आएगी, मेरे पास एक सेंसर होगा जो बीप करेगा, पी 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 करके बीप करने लगेगा, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगा, जब से मैंने लाइट मारना स्टार्ट किया और जब ये बीपर बजा, मतलब जब लाइट मेरे पास वापस आ गई, पूरा टाइम कैलकुलेट मैं कर लूँगा, ठीक है। और फिर उसको 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या मेरा ये डिस्टेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। टाइम टेकन इंटू द स्पीड ऑफ द लाइट। तो ऐसे ही काम करता है लाइडार। बट लाइडार कैसे काम करता है, इसमें जैसे ये प्लेन आप देख रहे हो, तो हम जनरली क्या करते हैं, हमको जब सरफेस का डिस्टेंस पता करना रहता है, मान लो यहाँ से हमको नीचे का डिस्टेंस पता करना है, तो हम क्या करते हैं, हम एक स्टॉप वॉच लेते हैं, ठीक है। स्टॉप वॉच को हम 0 पे मार्क करते हैं और फिर तुरंत हम जो लेज़र है वो नीचे भेजते हैं। फिर ये लेज़र नीचे आती है और वापस जाती है। आप देख रहे होगे इस वीडियो में कि लेज़र नीचे आ रही है ना, और फिर यहाँ से वापस जा रही है। तो ये टोटल टाइम जितना होता है ना, जैसे इस केस में 20 सेकेंड्स था, है ना। तो इस 20 सेकेंड्स को, ये हमारा हो गया टाइम, ठीक है। टाइम इज 20 सेकेंड्स। नाउ वी नो द स्पीड, स्पीड इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। इस केस में क्या आएगा, इस केस में 60 इंटू 10⁸ मीटर्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है, करेक्ट। कुछ ऐसा कुछ अलग सा तो नहीं समझ में आया ना, मतलब यही सेम सिंपल सी चीज़ है ना। दिस इज हाउ लाइडार वर्क्स, है ना। तो लाइडर क्या है, लाइडर एक रिमोट सेंसिंग मेथड है जिसमें हम लाइट को यूज़ करते हैं लेज़र के फॉर्म में टू मेजर रेंजेस, मतलब डिस्टेंसेस, है ना। अर्थ में डिस्टेंसेस हम मेजर करने के लिए, बड़े बड़े डिस्टेंसेस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मेजर करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक लाइडर इंस्ट्रूमेंट होता है जो कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है, ठीक है। तो बस वो टाइम कैलकुलेट होता है, जीपीएस रिसीवर लगा रहता है एरोप्लेन और जहाँ से भी आप लेज़र मार रहे हो वहाँ पे, और फिर वो टाइम नोट कर लेते हैं और उसको हम स्पीड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे हमारा डिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। These light pulses combined with other data recorded by the airborne system। airborne system मतलब जो, जैसे हम इस पिछले केस में एयरक्राफ्ट को यूज़ कर रहे थे, है ना। एयरक्राफ्ट हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, जहाँ ऊपर से हम लाइट मार रहे हैं, ठीक है। These generate precise 3D dimensional information about the shape of the earth and its surface characteristics, ठीक है। तो लाइडर का प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया कैसे काम करता है। दिस प्रोसेस इज फास्ट। क्यों ये प्रोसेस फास्ट है, क्योंकि भाई लाइट की स्पीड से जा रही है ना। कोई भी लाइट की स्पीड तो बहुत तेज है ना, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हम मेजर कर पाएंगे, ठीक है। लाइडर इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ अ स्कैनर एंड जीपीएस रिसीवर। जीपीएस रिसीवर जो लाइट को रिसीव करता है, स्कैन जो नीचे स्कैन करता है कि सरफेस किस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, ताकि हम वहाँ तक का डिस्टेंस कवर कर सकें। समझ में आ गया। चलो, द नेक्स्ट इज अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। व्हाट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू बेसिक टर्म्स, जिसमें पहला है डीएनए, ठीक है। तो व्हाट इज अ डीएनए, ठीक है। तो डीएनए क्या होता है, ये गलती से इधर आ गया पता नहीं क्यों। एनीवेज, डीएनए क्या होता है, व्हाट इज डीएनए। तो डीएनए इज बेसिकली ऐसा स्ट्रैंड होता है, ये आप देख रहे हो साइड में, ये इस टाइप का ऐसा स्ट्रैंड होता है डीएनए। अब डीएनए में बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा कि ऐसे इस टाइप से बना रहता है ना, इस टाइप से बना रहता है, ये ऐसे करके, ठीक है। यही है, इसी को ही मैंने बनाया। तो डीएनए में बेसिकली क्या होता है, डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जैसे आपने आप जब नया बच्चा पैदा होता है ना, मतलब न्यू बॉर्न बेबी होता है, तब लोग बोलते हैं ना, यार इसकी नाक जो है वो मॉम पे गई है इसके, या फिर इसके हाथ जो हैं वो इसके डैड पे गए हैं। तो ये सब जो पिताजी और माता जी पे जाते हैं, ये सब ये कैसे बताते हैं लोग, ये बेसिकली हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन पास हुई है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ स्टोर्ड है, दैट इज इन डीएनए, ठीक है। डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो अब इनसे होता क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू इन अ वेरी सिंपल वे। तो डीएनए में बेसिकली सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है किसी लिविंग स्पीशीज़ की, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अब इसमें अगर मैं केमिस्ट्री में जाऊँ थोड़ा, तो डीएनए इज़ बेसिकली फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट होता है और शुगर्स होती हैं। इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये याद रखो, ये फॉस्फेट्स और शुगर से बने रहते हैं। और फिर ये जो न्यूक्लियाइड जो होते हैं, ये जैसे ये दिख रहा है ना आपको, जो इस चेन में लगे हुए हैं, ये हर एक न्यूक्लियोटाइड एक एक जुड़ के पूरा एक स्ट्रैंड बनाता है, ठीक है। हर एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ के एक स्ट्रैंड बनाता है। एक न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट्स और शुगर्स होते हैं। केमिस्ट्री में जाओगे तो ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे होंगे ना, बड़े बड़े से, है ना। जैसे हम लोग पढ़ते थे बचपन में, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ते थे, है ना, केमिस्ट्री में अगर पढ़ा हो तो, ठीक है। उस टाइप से न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। और वो आपस में जुड़े होते हैं एक स्ट्रैंड बनाने के लिए। उस स्ट्रैंड्स में बेसिकली क्या होते हैं, न्यूक्लियो बेसिस होते हैं। न्यूक्लियो बेसिस मतलब जैसे डीएनए में एडेनाइन, है ना, थाइमाइन, है ना, ग्वानिन। तो ये सब जो है, ये सब बेसिस होते हैं, है ना। ये सब बेसिस होते हैं, जैसे एडेनाइन, साइटोसिन, ग्वानाइन और थाइमाइन, ठीक है।
डीएनए में ये होता है एडेनाइन, साइटोसिन, गुआनाइन और थाइमाइन। तो ये लोग क्या न्यूक्लियोबेसेस होते हैं। अब ये क्या करते हैं, एक स्ट्रैंड ये आया और दूसरा स्ट्रैंड इसी टाइप से होता है ना, जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। जुड़ते कैसे हैं, यहाँ पे भी ये न्यूक्लियोबेसेस होंगे, ठीक है। तो एडेनाइन बेसिकली थाइमाइन से जुड़ता है, ठीक है। और फिर जो साइटोसिन होता है ना, वो आपका किससे जुड़ता है, वो ग्वानाइन से जुड़ता है, ठीक है। इस टाइप से ये लोग मिलके एक स्ट्रैंड बना देते हैं डीएनए का, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हम इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये आपको पिक्चर में दिख रहा है, दिस इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। ये एक स्ट्रैंड है और दूसरे साइड इसका दूसरा स्ट्रैंड है और ये लोग बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। विजुअलाइज हो रहा है बहुत अच्छे से, ये बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, इसको हम बोलते हैं डीएनए। अब इसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इसी में ही आपके जीन्स होते हैं, इसी के ही एक सेक्शन को हम बोलते हैं जीनोम, ठीक है। इसी को ही एक पर्टिकुलर सेक्शन को हम बोलते हैं क्या, जीनोम। हर एक सेल में होता है, ठीक है। इसी डीएनए से ही क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है, ठीक है। अभी आपको बेसिक्स शायद पता नहीं क्लियर हो ना क्लियर हो, मेरे को तो काफ़ी टाइम पहले नहीं क्लियर थे कि डीएनए और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है ना। बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म है डीएनए, क्रोमोसोम, जीनोम, इन सब में डिफरेंस क्या है, मतलब अलग अलग है, ये सेम चीज़ है, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो उससे पहले कि हम समझें, ठीक है, हमें ये ध्यान देना ज़रूरी है कि डीएनए जो होता है, डीएनए कैसे होता है, ये होता है और दो स्ट्रैंड आपस में जुड़े रहते हैं ना। तो इसमें एडेनाइन होता है, गुआनाइन होता है, थाइमाइन होता है और साइटोसिन होता है। ये सारे केमिकल बेसिस हैं जो हर एक स्टैंड पे होते हैं, ठीक है, हर एक स्टैंड पे होते हैं। और वैसे ही आरएनए में क्या होता है, आरएनए एक सिंगल स्टैंड होता है आरएनए का, ठीक है। जैसे इसमें डबल स्टैंडर्ड है ना, वैसे आरएनए में क्या होता है, आरएनए में सिंगल स्टैंड होता है, ठीक है। तो उस सिंगल स्टैंड में क्या होता है, आरएनए में बस सेम ही बेसिस होते हैं, बस उसमें क्या होता है, थाइमाइन की जगह यूरेसिल होता है, ठीक है। वहाँ पे यूरेसिल होता है, ठीक है, समझ में आ गया। वहाँ पे क्या होता है, यूरेसिल होता है, बाकी सब सेम रहता है, ठीक है। अभी हम ये पढ़ते हैं कि अब क्रोमोसोम क्या होते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम कैसे बनता है, हाउ इज अ क्रोमोसोम फॉर्म। तो देखो, जैसे ये जो डीएनए है, ये जो हमारा डीएनए है ये वाला, इसको ना अपन ये चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज होगा भाई, तो चेंज ही नहीं हो रहा है, एक मिनट। पेन कलर, सॉरी। देखो ये जो है डीएनए, अब ये क्या है, आप मान लो कि ये डीएनए का एक खूब बड़ा सा स्ट्रैंड है, जैसे धागा होता है ना, अच्छा इसीलिए ये था इधर, जैसे ये धागा होता है ना, ठीक है, आपने वो देखा है ना स्टिचिंग के लिए जो थ्रेड यूज होता है, उस टाइप का डीएनए पूरा ऐसे ऐसे लंबा सा रहता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक रील के ऊपर बांध देते हैं, लपेट देते हैं, मतलब जैसे मान लो ये आपका धागा है ना, इसके ऊपर ये जो रील है, इसके ऊपर पूरा धागा लपेटा रहता है ना, जो स्टिचिंग के लिए यूज होता है। तो आप यही मानो सेम चीज़ है, ये जो धागा है दिस इज अ डीएनए, ठीक है, दिस इज डीएनए। और ये जो जिसके ऊपर ये रोल्ड है, इसको हम बोलते हैं, ये इसको बेसिकली बोलते हैं हिस्टोन्स, ठीक है। हिस्टोन्स क्या होते हैं, हिस्टोन्स बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। दीज आर नथिंग बट प्रोटीन्स, इसके ऊपर डीएनए वाउंड होते हैं। और जब ऐसे खूब सारे जो ये स्ट्रक्चर्स हैं वो एक साथ आ जाते हैं, मान लो ये खूब सारे रील लेके मैंने एक बॉक्स में डाल दिया, ठीक है, एक बॉक्स में डाल दिया ऐसे खूब सारे रील लेके, तो वो जो बॉक्स है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, विजुअलाइजेशन हो रहा है, कैसा कैसे होता है। ये एक हिस्टोन है, इस फिगर में देखो ये एक हिस्टोन है और ये डीएनए है। तो डीएनए को हमने खूब सारे हिस्टोन्स पे लपेट दिया, ठीक है, और फिर ऐसे खूब सारे हिस्टोन्स को हमने क्लब कर दिया, जिससे हमारा बना क्या, जिससे हमारा बना क्रोमोसोम। यही होता है जो हम बोलते हैं ना कि एक्स एक्स है और एक्स वाई है, बचपन में पढ़ा होगा, एक्स 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 वाई। फीमेल में जो है एक्स एक्स होता है और मेल में एक्स वाई होता है ना। फिर इनका कॉपुलेशन होता है, तो हम ये बताते हैं कि लड़की पैदा होगी कि लड़का पैदा होगा, है ना। तो वो क्या होता है, वो क्रोमोसोम होता है। तो इस क्रोमोसोम का बेसिक यूनिट क्या है, डीएनए ही तो है ना। डीएनए को प्रोटीन में वाउंड करके यही तो बना है ना। तो डीएनए में ही बेसिकली सारी आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जिसको हम बोलते हैं कि क्रोमोसोम में आपका जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि डीएनए में आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है एंड डीएनए इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। आई गेस समझ में आ गया होगा पूरा, ठीक है। तो ह्यूमन डीएनए जो है उसमें अबाउट 3 बिलियन पेयर्स हैं, इसी को ही सीक्वेंसिंग करने की बात हो रही है। अब हम सीक्वेंसिंग पहले एक बार देख लेते हैं कि सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है। रेड क्यों हो गया ये, एक मिनट, है ना। तो अभी क्या था, अभी हमने देखा कि जो ये डीएनए है उसी से बनता है क्या, क्रोमोसोम, ठीक है। तो ह्यूमन डीएनए में 3 बिलियन पेयर्स हैं। अब ये पेयर्स का मतलब क्या है, व्हाट इज पेयर।
तो मैंने आपको बताया था जब हम डीएनए देख रहे थे तो हमने देखा था ना कि ऐसा जो स्ट्रैंड होता है, ये इसमें क्या होता है, इसमें एडेनाइन होता है ना, और उसके बाद ये आप मान लो साइटोसिन होता है, गुआनाइन होता है और थाइमाइन होता है। तो ये जो ऑर्डर है कि भाई एडेनाइन के बाद साइटोसिन आएगा, एडेनाइन के बाद साइटोसिन आएगा, गुआमाइन आएगा या थाइमाइन आएगा, कुछ भी आ सकता है ना। मान लो पहले एडेनाइन आ गया, उसके बाद गुआमाइन आ गया, उसके बाद साइटोसिन आ गया, उसके बाद ये थाइमाइन आ गया, या फिर एडेनाइन आ गया, फिर ये साइटोसिन आ गया, फिर टी आ गया, फिर जी आ गया। तो ये ऑर्डर बहुत वैरायटी के हो सकते हैं। तो इसी ऑर्डर से क्या डीएनए का सीक्वेंसिंग चेंज होता है, ठीक है। ये ऑर्डर की ही हम बात कर रहे होते हैं, इस ऑर्डर को पता लगाने को ही हम क्या बोलते हैं, जीनोम सीक्वेंस। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जीनोम क्या है, जीनोम एक पार्ट ऑफ डीएनए ही है जिसमें ये ऐसा सा पैटर्न होता है, मतलब AGCT इस टाइप से, समझ में आ रहा है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं व्हाट, इसी को ही हम बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। तो जैसे ये देखो, जैसे अभी क्या है, ये हमारा डीएनए है, ये जो डीएनए है इसी का ही जो एक पार्ट है, दिस इज कॉल्ड अ जीन, ठीक है। अब इस डीएनए से क्या बनता है, इस डीएनए से बनता है आरएनए, ठीक है। इस डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जब हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं जो कि एक सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। जब ये आरएनए से फाइनली प्रोटीन बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये दोनों आप याद रखना, डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, जब आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। तो हम इसी ये जो सीक्वेंस है कि भाई एडेनाइन, ग्वाइनाइन, थाइमाइन, साइटोसिन, अब ये साइटोसिन के बाद यहाँ पे ए भी आ सकता था ना, GC, तो ऐसे बिलियंस ऑफ पेयर्स होते हैं। तो हम उसी को ही सीक्वेंस करने की बात कर रहे हैं, हम ये सीक्वेंस पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये AGTCCC ये कौन सा सीक्वेंस है, ये कैसा सीक्वेंस है, वो हम पता लगाने की बात कर रहे हैं। और ये सीक्वेंस से ही हमको सारी ह्यूमन जीनोम की मतलब जितना ह्यूमंस में बेसिकली किसी एक जैसे आप हो, आपका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर होगा ना, ऐसा इसी का ही डीएनए का कोई पर्टिकुलर ऑर्डर होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम पूरी ह्यूमन रेस का ये डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसी को ही जो बोलते हैं दैट इज ओनली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। उसी में ही हम क्या कर रहे हैं, सारे ह्यूमन बींग्स का ये ऑर्डर डिसाइफर करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। डिटरमाइनिंग द डीएनए सीक्वेंस ऑफ द एंटायर ह्यूमन जीनोम, ठीक है। तो ये 1990 में स्टार्ट हुआ था और फिर इसको 2003 तक चलाया गया। और तभी भी जब 2003 तक भी इसमें बेसिकली 15% जो जीनोम्स है वो अनसीक्वेंस्ड हैं अभी तक, ठीक है। अभी रिसेंट आया था उसमें भी शायद 8% बचे हुए हैं, 8% अभी भी जो जीनोम्स हैं वो सीक्वेंस नहीं हुए हैं, बाकी सब हो गए, ठीक है। तो लगभग 3.05 बिलियन पेयर्स को पता लगाया जो सीक्वेंस करा जा चुका है, ठीक है। तो ये है क्या बेसिकली, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट गिव्स अस द एबिलिटी फॉर द फर्स्ट टाइम टू रीड द नेचर कंप्लीट जेनेटिक ब्लूप्रिंट फॉर बिल्डिंग अ ह्यूमन बीइंग, है ना। तो ह्यूमंस कैसे बनते हैं, ह्यूमंस बेसिकली क्या डीएनए होता है, डीएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से पूरा ह्यूमन बनता है ना। तो वो उसी चीज़ को स्टार्ट ऑफ कहाँ होता है, क्रोमोसोम से ही होता है ना, जब एक्स और वाई मर्ज कर जाते हैं तभी वहीं से स्टार्ट होती है पूरी ह्यूमन रेस। तो उसी को ही डिसाइफर करने की इसमें हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये सब तो बता ही दिया मैंने आपको, है ना। प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंसेस और प्रोटीन कोडिंग इसी को ही बोल रहे हैं, प्रोटीन कोडिंग बेसिकली जो हमने प्रोटीन बनाया ना, आरएनए से प्रोटीन बन गया, फिर क्रोमोसोम बन गया, ठीक है। तो उसी की ही हम इसमें बात कर रहे हैं। तो ये समझ में आ गया ह्यूमन जीनोम क्या होता है, फिर से क्यों आ गया ये कंप्लीट सीक्वेंस। अब इसमें क्या है, ये जो रिसर्चर्स हैं NHGRI के, जो कि ये पार्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का जो USA में है, दे हैव प्रोड्यूस एन एंड टू एंड डीएनए सीक्वेंस ऑफ अ ह्यूमन क्रोमोसोम। तो मैंने भी बताया ना कि डीएनए को उसमें ये जो हिस्टोन्स थे उसमें हमने वाउंड अप किया और उससे क्रोमोसोम बनाया। तो इसी एक एंड टू एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इसकी सीक्वेंसिंग करी गई है, रिसर्च जो साइंटिस्ट हैं NHGRI के उन्होंने की है, ठीक है। द एफर्ट इज़ अ पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर इनिशिएटिव बाय टेलोमेयर टू टेलोमोर कंसोर्टियम, ये प्रोजेक्ट का नाम है, इनिशिएटिव का नाम है, दैट इज़ पार्शियली फंडेड बाय NHGRI, ठीक है। द कंसोर्टियम एम्स टू जनरेट अ कंप्लीट रेफरेंस सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम। तो बस यही है, इसी पीछे से कंटिन्यू हो रहा है। रिसर्चर्स इंस्टेड ऑफ सीक्वेंसिंग द एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम अ नॉर्मल ह्यूमन सेल यूज अ स्पेशल टाइप जिसमें वन दैट हैज़ 2 आइडेंटिकल एक्स क्रोमोसोम, मतलब पहले किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बींग से एक्स क्रोमोसोम निकाल लिया था, अब इन्होंने क्या 2 सिमिलर जो एक्स क्रोमोसोम्स हैं उनको सीक्वेंस किया है। सच अ सेल प्रोवाइड्स मोर डीएनए फॉर सीक्वेंसिंग देन अ मेल सेल विच हैज़ अ सिंगल कॉपी ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। ये सब कुछ पूछने वाला है नहीं इसमें से। द रिजल्ट कम विद अ केवियट अबाउट 0.3%, इसमें एरर है ना। अब इसमें जो सेक्स क्रोमोसोम है इसमें सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही यूज़ हुआ है। तो ये ध्यान रखना कि बस इसमें जो इन्होंने क्रोमोसोम यूज़ किया है वो बस एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही इसमें इन्होंने जो है वो यूज़ किया है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं और हम
बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस वाईफाई की, ठीक है। तो अभी आपको पता होगा कि जो वाईफाई होता है ना, आप मान लो कमरे में चला रहे हो वाईफाई, है ना, तो उसका कोई पर्टिकुलर रेंज होता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में बैठे हो, है ना, और मम्मी ने बोला जाओ बेटा जो दुकान है वहाँ से कुछ लेके आ जाओ, लेट्स से सब्जी लेके आ जाओ, तो आप वहाँ वहाँ पे भी अपना वाईफाई से कनेक्ट किए हो, ऐसा नहीं होता है ना। वो एक पर्टिकुलर रेंज होता है, जो 100 मीटर हो सकता है, 100 मीटर तो ज़्यादा बोल दिया मतलब कुछ रेंज होता है पर्टिकुलर, 50 मीटर 60 मीटर इस टाइप से रेंज होता है ना। उसके बियॉन्ड आप जाओगे तो आपका कनेक्शन टूट जाएगा, है ना। बट इसमें क्या बात की गई है, इसमें ऐसी बात की गई है कि भाई आप मान लो घर पे बैठे हो और नेट चला रहे हो अपना, है ना, और फिर मम्मी ने बोला कि जाओ 2 किलोमीटर दूर से जाके सब्जी लेके आओ, तो वो 2 किलोमीटर दूर जाके भी आप अपने घर का वाईफाई चला पा रहे हो, ठीक है। इस टाइप की बात हो रही है किसमें, लॉन्ग डिस्टेंस वाईफाई में, ठीक है। तो लॉन्ग रेंज वाईफाई होगा जो कि लो कॉस्ट होगा, चीप होगा, अनरेगुलेटेड पॉइंट टू पॉइंट कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्शन होंगे, ठीक है। तो आपकी डिवाइस से कनेक्ट करेगा, जैसे इंटरनेट चलता है ना, इंटरनेट कैसे चलता है, इंटरनेट ऐसे थोड़ी होता है कि आप घर में बैठे हो तभी चल रहा है। आपका मोबाइल डेटा तो बहुत कहीं से भी चल सकता है ना, आप वहाँ सब्जी लेने जाओगे वहाँ पे भी आपका मोबाइल डेटा चलेगा, तो उसी की बात की गई है, उसी टाइप का वाईफाई को करने की बात की गई है ना। तो इट विल बी एज एन अल्टरनेटिव टू अदर फिक्स्ड वायरलेस सेल्युलर नेटवर्क्स, है ना, और सैटेलाइट इंटरनेट एसेस, जो जैसे वायरलेस सेल्युलर नेटवर्क होता है ना, जो मोबाइल डेटा हम यूज़ करते हैं, उसी का ही अल्टरनेटिव लाने की बात की गई है, ठीक है। अब इसमें इसमें क्या है कि इसमें ट्रांसमिशन नहीं हो, मतलब लॉस नहीं होगा ट्रांसमिशन में, जो आपका सिग्नल है उसके उसमें लॉस नहीं होगा ट्रांसमिशन में। और दूसरा हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा, ठीक है, एंड इट कुड बी इवन अप टू 100 किलोमीटर्स, ठीक है। तो वो 100 डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट भी वेरी कर सकता है। मान लो आपका घर एक डिस्ट्रिक्ट में है ना, फिर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके चला रहे हो तो भी आपका चलेगा, ठीक है। इट वर्क्स ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 गीगाहर्ट्ज़, तो 5 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे ये काम करेगा, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं और कार्ड टोकनाइजेशन की बात करते हैं। व्हाट इज कार्ड टोकनाइजेशन? तो देखो, कार्ड टोकनाइजेशन क्या है। अभी क्या होता है कि आपने कभी अभी ऑनलाइन शॉपिंग की होगी, तो आप जब पेमेंट करते हो, आप जब पेमेंट का फाइनल चेकआउट प्रोसेस करते हो, तो उसमें आपको सब अपना डिटेल डालना पड़ता है पेमेंट का, ठीक है। जैसे मान लो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, है ना, तो आपको उसमें क्रेडिट कार्ड का डिटेल डालना पड़ता है। जैसे अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन में अगर आप शॉपिंग करते हो तो वहाँ पे क्रेडिट कार्ड का डिटेल डालना पड़ता है ना। फिर आपको वो ऑप्शन देता है यू सेव दिस कार्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, है ना। तो उसमें क्या होता है, कार्ड का नंबर मांग लेता है आपसे, एक्सपायरी डेट आपकी चली जाती है उसमें, है ना। और फिर आप बस सीवीवी नहीं जाता है, बाकी सारी डिटेल्स आपकी कार्ड की उसमें कैप्चर हो जाती है और स्टोर हो जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे भाई जो हैकर्स हैं वो आपका रिस्क रहता है कि आपके जो ये अभी विद रीसेंट इंक्रीज इन साइबर क्राइम्स, इससे ये रिस्क रहता है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो कभी भी लीक हो सकता है ना। अब इन्फॉर्मेशन अगर लीक हो जाएगा तो आप प्रॉब्लम है ना, आपके क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी को ही इम्प्रूव करने के लिए, इस पूरी चीज़ को हटाने के लिए आया है कार्ड टोकनाइजेशन। तो आरबीआई ने ये अब मैंडेट कर दिया है कि सारे जो पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं उनको ये कार्ड टोकनाइजेशन वाला जो मेथड है इसको अडॉप्ट करना है। अभी इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो आप कहीं पेमेंट करने जाते हो ग्रोसरी शॉप में, तो वो पीओएस मशीन से आप पेमेंट करते हो ना, कार्ड स्वाइप करते हो, ठीक है। तो जब आप कार्ड स्वाइप करते हो, लेट्स से ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि आप कार्ड स्वाइप करते हो, है ना, वहाँ पे जाके, तो वो जो मशीन है वो आपकी पूरी डिटेल स्टोर कर लेती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि अब इसमें होगा क्या, इसमें बेसिकली होगा क्या कि जैसे मान लो आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है किसी मर्चेंट पे, ठीक है, किसी मर्चेंट पे आपको पेमेंट करना है, तो क्या होगा, आप क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जो मर्चेंट है ये तो फिर बैंक को भेजेगा ना ये इन्फॉर्मेशन, जो भी मशीन होती है ये पीओएस वाली, ये किसको कनेक्ट करती है, ये आपके बैंक को कनेक्ट करती है ना। पैसा तो आपके बैंक से डेबिट होगा ना, पैसा कहीं और हवा से डेबिट तो हो नहीं रहा है, आपके बैंक से होगा। फिर बैंक जो है, बैंक उनको पैसे दे देता है ये सारी कार्ड की डिटेल मैच करके। अब इसमें क्या होगा टोकनाइजेशन में, इसमें जब ये मर्चेंट अपने आपके बैंक को इन्फॉर्मेशन देगा, तो ये बैंक इनको टोकन नंबर दे देगा एक, ठीक है। लेट्स से टोकन नंबर है 345। अब ये इससे क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि अब जब भी ये कस्टमर आपके डिवाइस से ट्रांजैक्शन करेगा, तो आप कार्ड की डिटेल स्टोर नहीं करोगे उसमें, आप बस ये टोकन नंबर प्रोवाइड करोगे 345। तो इससे क्या होगा, ये टोकन नंबर असाइन करने से क्या हुआ, और एक यूनिक होगा सबके लिए, ठीक है। तो ये जो टोकन नंबर है, इससे क्या होगा, इससे कार्ड की डिटेल बैंक के पास ही रहेगी, बैंक को ये पता चल जाएगा कि ये किसके कार्ड से ट्रांजैक्शन हो रहा है। बट ये जो कार्ड की इन्फॉर्मेशन है ये मर्चेंट की डिवाइस पे स्टोर नहीं होगी, समझ में आ रहा है। ये सिर्फ टोकन नंबर से आपको पेमेंट कर देगा, आपको बस कार्ड नंबर डालना होगा, ठीक है। अभी जैसे अमेजोन पे अगर आप शॉपिंग करते हो, तो अमेजोन पे जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हो तो उसमें आपकी डिटेल्स पहले से सेव होती हैं, अगर कर रखी है ना, और नहीं कर रखी है तो वो पूरी डिटेल मांगता है आपसे, है ना। बट अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको सिर्फ कार्ड का नंबर डालना होगा,
ठीक है। कार्ड के नंबर से क्या होगा, अमेजॉन आप ये आपके जो करस्पॉन्डिंग टोकन है, जो आपके कार्ड का करस्पॉन्डिंग टोकन नंबर है, लेट्स से 345 है, वो आपके बैंक को भेजेगा और बैंक इसको पैसा दे देगा। ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें वो जो आप स्टेप डालते थे ना, सीवीवी आप डालते थे, लेट्स से आपका सीवीवी 1 2 3 है, तो आप सीवीवी डालते थे, फिर ट्रांजैक्शन होता था, तो ये सब नहीं होगा। आपके मोबाइल पे ओटीपी आता था, तो ये सब नहीं होगा। बस एक टोकन नंबर जनरेट होगा, उस टोकन नंबर से ट्रांजैक्शन हो जाएगा। समझ में आया कैसे हो रहा है? ठीक है। तो ये जो क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है ना, इसको अब हम प्रोटेक्ट करेंगे। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन आप डालते हो वो नहीं डालेंगे। ठीक है। तो उससे होगा क्या, जस्ट अ मिनट, उससे होगा क्या, उससे बेसिकली आपका ट्रांजैक्शन सिक्योर होगा, है ना। इससे क्या, डेटा सिक्योरिटी बढ़ेगी। ठीक है, समझ आया? तो इसमें हम एक्चुअल कार्ड की डिटेल्स को ऑल्टरनेटिव टोकन नंबर से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? ये जो है कल से बेसिकली 1 जनवरी 2022 से ये इफेक्ट में आ जाएगा। ठीक है। और कोई भी जो एंटिटी है जो पेमेंट ट्रांजेक्शन करती है उसको ये इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। अदर देन, ये ध्यान रखना कौन कौन से नहीं है इसमें जो कार्ड इशूअर्स हैं। ठीक है, जो कार्ड इशूअर्स हैं और जो पेमेंट नेटवर्क्स को ओन करते हैं वो लोग, उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। बाकी सारी एंटिटीज़ के लिए ये जो ट्रांजैक्शन है वो टोकनाइजेशन करना, जैसे फेसबुक हो गया। ठीक है, तो फेसबुक के लिए मैंडेटरी है, गूगल के लिए मैंडेटरी है कि वो ये जो कार्ड टोकनाइजेशन है इसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो उन सब के लिए मैंडेटरी है। बाकी जो कार्ड इशूअर हैं, जैसे मान लो रुपे कार्ड है ना, तो वो जो कार्ड इशूअर है वो नहीं करेगा, जैसे वीज़ा या मास्टर कार्ड है ना, तो ये सब वाले ये लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ये तो खुद प्रोवाइड करते हैं ना, तो इनके लिए मैंडेटरी नहीं है। बाकी जितने भी हैं उनके लिए मैंडेटरी है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं और हाइड्रोजन एज अ फ्यूल की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन क्या है? लाइटेस्ट एलिमेंट है ना, फर्स्ट एलिमेंट है। कहाँ पे? पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे, बचपन में पीरियोडिक टेबल कभी रटा होगा तो उसमें देखोगे पहला एलिमेंट इज हाइड्रोजन, है ना। तो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट होने की वजह से ये बेसिकली क्या करता है, हमेशा हवा में ही रहता है। जनरली इट राइजेज अप इनटू द एयर। तो रेयरली ये प्योर हाइड्रोजन जो है वो हमको मिलता है। प्योर हाइड्रोजन अपने फॉर्म में H2 के फॉर्म में नहीं मिलता है। ठीक है, तो और जो स्टैंडर्ड, जो एटमॉस्फेरिक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, उसमें ये एक इसकी प्रॉपर्टीज़ याद करें ना, इट इज़ नॉन टॉक्सिक, नॉन मेटेलिक, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है ना, और एक हाईली कंबस्टेबल डायटोमिक गैस है। बहुत ही जल्दी आग पकड़ता है और बहुत ही ज़्यादा एनर्जी उससे रिलीज़ करता है। ठीक है, तो इससे हमारे लिए बेनिफिट ये है कि हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं इंजन्स को पावर करने में। ठीक है, तो एक्चुअली आप देखोगे तो जो रॉकेट्स होते हैं अपने, है ना, जो रॉकेट्स उड़ते हैं उसमें हाइड्रोजन यूज़ होता है एज अ फ्यूल टू प्रोवाइड द इनिशियल थ्रस्ट। तो आपने देखा होगा ना इसरो के वीडियोस अगर आपने देखे होंगे, तो ऐसे जब रॉकेट चलता है तो खूब ज़्यादा सा धुआं धुआं निकल जाता है। तो वहाँ पे बर्न क्या हो रहा होता है, वहाँ पे वही हाइड्रोजन बर्न हो रहा होता है विद ऑक्सीजन टू प्रोवाइड अ ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू अपलिफ्ट दिस। ठीक है, तो रॉकेट में एज अ फ्यूल तो ऑलरेडी यूज़ होता है ना। अभी हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स बहुत न्यूज़ में थे। ठीक है, कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल को यूज़ किया जाना चाहिए। क्यों? बिकॉज दे आर अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है क्योंकि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कोई एमिशन नहीं होता है, सिर्फ वाटर वेपर्स निकलते हैं और हीट निकलती है साथ में। ठीक है, सिर्फ हीट निकलती है और वाटर वेपर निकलते हैं, तो इसमें कोई एमिशन नहीं है। इट इज़ अ क्लीन फ्यूल। जबकि सीएनजी भी क्लीन फ्यूल अभी, मतलब इसके कंपैरिजन में इट इज़ नॉट अ क्लीन फ्यूल, क्योंकि मीथेन इसमें रिलीज होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो हाइड्रोजन अगर हम इसको मटेरियलाइज कर पाए, एज अ हाइड्रोजन को हम यूज़ करके इंजन्स को पावर कर पाए, तो उसमें उसमें बेसिकली बहुत ही क्लीननेस आ जाएगी। तो आप ये सोच रहे होगे कि अभी तक क्यों नहीं होता भाई, इतनी रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो वाई इज़ नॉट हाइड्रोजन बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल? क्योंकि हाइड्रोजन इज़ अ वेरी फ्लेमेबल गैस, बहुत ही, इसको स्टोरेज का प्रॉब्लम रहता है। आप नॉर्मल टैंक्स में इसको स्टोर नहीं कर सकते। आग पकड़ता है तो बिल्कुल गाड़ी में ब्लास्ट हो जाएगा इन केस अगर कोई स्पार्क वार्क हो गया, है ना, और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया तो वो एकदम से रिएक्ट कर जाता है वाटर वेपर बना के और खूब ज़्यादा हीट रिलीज़ करता है। तो मान लो कभी एक्सीडेंट्स होते हैं कार के जैसे, है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो क्या होता है, इंजन पे बहुत प्रेशर पड़ता है ना, फ्रिक्शन आता है, प्रेशर पड़ता है, उसमें रिलीज़ होती है हीट, और जरा सी भी हाइड्रोजन को हीट मिली तो क्या करेगा, ये ब्लास्ट कर जाता है, तो पूरी की पूरी आपकी गाड़ी ही उड़ जाएगी। ठीक है, तभी आपने देखा होगा ये रॉकेट्स जब इनका लॉन्च फेलियर होता है तो ये एकदम से पूरे फट जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता कि वापस आ रहे हैं मिलके, पूरे फट जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ही कंबस्टेबल फॉर्म में रहता है। ठीक है, ऐसे ही समझ लो। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल इज अ जीरो एमिशन फ्यूल व्हेन बर्न विद ऑक्सीजन। तो ये फ्यूल सेल्स और इंटरनल कंबशन इंजन में यूज़ होता है, अभी स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्शन में तो यूज़ होता ही है। ठीक है, ऑल्दो इट कैन बी स्टोर्ड फिजिकली एज ईदर अ गैस और अ लिक्विड, तो इसको गैस या लिक्विड के फॉर्म में आप स्टोर तो कर ही सकते हो, बट थोड़ा इशू रहता है इसका। स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन एज अ गैस टिपिकली रिक्वायर्स हाई प्रेशर टैंक्स। ठीक है, तो इसमें
जिस जहाँ पे भी आप यूज़ कर रहे हो उसको, उसमें हाई प्रेशर होना चाहिए, तभी ये लिक्विड के फॉर्म में रहता है। अगर आप प्रेशर रिलीज़ करोगे तो इसके ब्लास्ट होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए दिक्कत आता है अभी नॉर्मल इसमें। स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन एज अ लिक्विड रिक्वायर्स क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स, ठीक है, बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज -252.8 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो क्या दिक्कत है इसके साथ? नॉर्मल टेम्परेचर पे हाइड्रोजन जल कितने पे जाता है? -252 पे, ठीक है। तो मतलब जरा सा भी अगर दिक्कत आया तभी इसमें बहुत ही हाई प्रेशर पे इसको स्टोर करना पड़ता है, क्योंकि प्रेशर जब हाई होता है तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये बढ़ जाता है, ठीक है। तभी इसको हाई प्रेशर टैंक्स में ही स्टोर करते हैं। तो इसका स्टोरेज का ही प्रॉब्लम है, इसीलिए हम अभी यूज़ नहीं उतना कर पा रहे हैं। हाइड्रोजन कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड ऑन द सर्फेस ऑफ सॉलिड बाय एड्जॉर्प्शन। तो कोई चीज़ को जब हम सॉलिड पे एड्जॉर्ब करते हैं, मतलब स्टोर करते हैं, उसको एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। और अब या फिर विद इन सॉलिड, तो अगर कोई सरफेस पे चीज़ आ रही है तो उसको एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। अगर पूरी घुल मिल गई, जैसे शुगर पानी में घुल मिल जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, मतलब उस टाइप का होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो सिंपल है, इसको एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों के फॉर्म में हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अगला आर्टिकल इज अबाउट लेडेड पेट्रोल, ठीक है। तो लेडेड पेट्रोल क्या होता है कि पहले जो पेट्रोल आता था उसमें क्या होता था, उसमें लेड पीबी की मात्रा बहुत हाई होती थी, है ना। इंडिया ने तो 2000 में इसको बैन कर दिया था कि लेड नहीं यूज़ होगा पेट्रोल और डीजल में। प्रॉब्लम क्या आ रही थी इससे? प्रॉब्लम ये आ रही थी कि भाई लेड बहुत ही टॉक्सिक चीज़ है ना, मतलब लेड से कैंसर भी होता है ना। तो अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अल्जीरिया जो है अपना, दैट वाज द लास्ट कंट्री जहाँ पे अभी लेडेड फ्यूल यूज़ हो रहा था, अब वो भी मतलब उसने भी हटा दिया है। तो अब ग्लोबली बेसिकली जो है अब कोई कहीं भी लेडेड पेट्रोल नहीं है, ठीक है। इंडिया ने बैन कर दिया था ऑलरेडी 2000 में, है ना। हाई लेवल्स ऑफ एक्सपोजर जो होते हैं लेड के, उससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारा जो ब्रेन है वो इम्पैक्ट होता है, हम कोमा में भी जा सकते हैं ना, और डेथ भी हो सकती है, इतना टॉक्सिक है। चिल्ड्रंस हु सर्वाइव सीवियर लेड पॉइजनिंग में बी लेफ्ट विद मेंटल रिटार्डेशन एंड बिहेवियर डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो पागल हो जाते हैं लोग अगर लेड से पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये था लेडेड पेट्रोल के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। कहाँ पे लॉन्च हुआ ये? विशाखापट्टनम। कहाँ पे? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। 25 मेगावाट का है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्या है? 25 मेगावाट का इस टाइप से है, देखो ये विशाखापट्टनम में इस पानी पे ऐसे फ्लोट कर रहा है बेसिकली ये, है ना। तो आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुआ है, बस इतना ही याद रखना है, 25 मेगावाट का है, ठीक है। तो दिस इज इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट। समझ में आ गया? आगे बढ़ें, चलो अब कर लेते हैं क्विज जल्दी से अपना। +2 -0.66, ठीक है। बताना कितना स्कोर आया। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स लाइडार? व्हाट इज लाइडार? हमने देखा था लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेंजिंग से क्या होता है? डिस्टेंस मेजर होता है ना। तो लेट्स सी। मेथड इन विच लाइट वेव इज यूज टू ट्रीट डिसीजेस, नहीं गलत है। मेथड इन विच लेजर्स यूज टू प्रोवाइड लॉन्ग रेंज इंटरनेट सर्विसेज, ये भी गलत है। मेथड इन विच लेजर्स आर यूज टू मेजर डिस्टेंसेज, है ना। तो लेजर से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, दैट वाज लाइट डार। अब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो लॉन्ग रेंज इंटरनेट सर्विसेज में, है ना। बट ये याद रखना ये इसमें लाइटर में नहीं है ना। तो ये इसका आंसर है, और ना ही टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है? आरएनए और डीएनए का पूछा गया है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। सही है क्या ये? गलत है। डीएनए से जब आरएनए बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जबकि जब प्रोटीन आरएनए से बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। तो दोनों ही गलत है, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाइड्रोजन के बारे में स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। पहला क्या है? हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट ऑन अर्थ एंड हेंस इज रेयरली फाउंड इन प्योर फॉर्म, ठीक है। तो ये सही है ना, ये तो सही है, इट्स रेयरली फाउंड इन प्योर फॉर्म। दूसरा क्या है? हाइड्रोजन डज नॉट रिलीज एनी हार्मफुल एमिशंस व्हेन बर्न विद ऑक्सीजन एंड हेंस कैन बी यूज टू मेक फ्यूल सेल्स विद नो हार्मफुल एमिशंस। तो ये भी सही है, हमने देखा था सिर्फ वाटर वेपर रिलीज होता है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया सी, करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट प्रोजेक्ट इज कमीशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? मणिपुर, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। कहाँ पे था? विशाखापट्टनम, दैट इज आंध्र प्रदेश। आंसर क्या हो गया? 4। So guys, thank you so much. I hope you liked the lecture, and if you did, please comment in the section down below and let us know कि कैसा चल रहा है ना फीडबैक। एंड एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आएगी बाद में अगले अगले वीडियो में, सो प्लीज़ डू वॉच दैट। And for more such courses you can log on to www.thelaymanway.com, and also you can leave us a review like other students have done. You can explore our YouTube where we have a lot of videos and on static topics from which you can read and
लर्न। सो थैंक यू सो मच गाइज, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, स्टडी हार्ड एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, सी यू सून, बाय।